हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से प्रवक्ता सचिन रावत जी हैं। सचिन जी, राहुल गांधी दौरे पर हैं बाहर के, और ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार सवाल कर रहा है, आप लोगों पर हमलावर है। आरक्षण को लेकर मायावती का ट्वीट आता है, भाजपा भी कहीं ना कहीं आप लोगों को घेर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आज की नहीं, ये पुरानी आदत है हमेशा राहुल गांधी जी के संबोधन को काट छाट करके प्रस्तुत करने का। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने 1 घंटे का संबोधन दिया और उस संबोधन में कहीं उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं कही, लेकिन पूरी ट्रोल आर्मी, भक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बयान को काट छाट करके प्रस्तुत करने की उनकी जो नियत है वो कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है, पोलराइजेशन करती है, एक दूसरे को लड़ाने की सियासत करती है। ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये सब चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं। राहुल गांधी जी कहीं भाषण दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे गर्म तवे पे पानी छिड़क दिया गया हो। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब राहुल गांधी जी के एक्टिविटी से परेशान हैं। मुझे लगता है कि 24 में उन्होंने आईना देखा है, अभी देखिएगा 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, अभी हरियाणा का, महाराष्ट्र का, जम्मू का चुनाव होने जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता बेनकाब कर चुकी है और इनसे किनारा कर चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में सिर्फ राहुल गांधी जी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है उस पर लोग मोहर लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। सिखों वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि अलगाववादी और आतंकवाद की राजनीति है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे जो सिख समुदाय के किसान साथी थे, जब वो जंतर मंतर पर अपने कानून, अपनी एमएसपी की बात कर रहे थे, तब तो उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली तरीके वर्ड का यूज करते हैं। कभी इनके सांसद बोलते हैं कि ये आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, घुसपैठिए हैं। उनको मतलब हमारे सिख समुदाय के लोगों को इस तरह का ट्रोल किया गया, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया मोदी सरकार की पुलिस ने। तो राहुल गांधी जी देश की हकीकत बयां कर रहे हैं। और स्पष्ट तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं पर ऐसे कांड हो जाते, कहीं ऐसी मौतें हो जाती हैं, उसमें ये जांच पूछ करके लोग मार दिए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो राहुल गांधी जी ने कोई उसमें ऐसी बात नहीं कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको इस तरह का बयान प्रस्तुत करना चाहती है कि जिससे ये लगे कि पोलराइजेशन हो, धर्म के विरुद्ध ये इस सब चीजें हो। मुझे लगता है कि आज कौन सा समुदाय है जो इनसे डरा नहीं है। हर समुदाय में डर है, क्योंकि ये लोग जात पूछ करके हत्या कर दे रहे हैं। हरियाणा का घटना देख लीजिए, महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, झारखंड की घटना देखिए, तमाम घटनाएं हैं जहां पर पूछा गया कि आप मुसलमान हैं, उन्होंने बोला, उसके बाद मार दिया गया। कहीं पूछा गया कि दलित हैं, तुरंत मार दिया गया। तो आज राहुल गांधी जी देश की सच्चाई प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरीके नहीं कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर के, चीन जाकर के कहते हैं कि हम लोग तो आज कोस रहे हैं कि हम लोग भारत में पैदा हो गए। तो ये भारत की इस तरह की चीजें अगर आप बोलेंगे, देश इससे जो है वो नीचे स्तर पर जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी देश की सच्चाई बोल रहे हैं, जो सबको पता है वही राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो सर, 22 के चुनाव की अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर एक नारा लेकर उतरी थी, प्रियंका गांधी लेकर उतरी थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लेकिन अगर आज के समय में महिला सुरक्षा की बात की जाए, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं? और आगे के समय में आने वाले उपचुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा दे पाने में योगी सरकार फेल है। अभी देखा होगा कि सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। फर्रुखाबाद की घटना देखिए, जहां पे 2 दलित बेटियों को जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, सीतापुर की घटना, लखनऊ की घटना, जहां पे एक मॉडल जो एक्ट्रेस थी उसके साथ में दिन दहाड़े रेप होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। यहां मुख्यमंत्री जी सदन में भाषण दे रहे होते हैं, अंबेडकर पार्क पर एक लड़की को छेड़ा जाता है कुछ युवकों के द्वारा। तो इससे स्पष्ट है कि आज की डेट में महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में योगी सरकार फेल है, क्योंकि ये लोग दावा करते थे कि हम सरकार बनने के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आएंगे, लेकिन आज एंटी रोमियो स्क्वाड कहां गया? क्या भाजपा नेताओं के लिए वो काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आज की डेट में जब इन्वॉल्वेशन महिलाओं के अपराध में होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उसका तार जुड़ा होता है। अभी सांडी में एक बच्ची 14 साल की थी, उसके साथ में
दुराचार होता है, रेप होता है, हत्या हो जाती है। कौन इन्वॉल्व होता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। बीएचयू में जो घटना होती है, जहां एक बेटी के साथ में बीएचयू कैंपस में रेप होता है, उसमें इन्वॉल्व कौन होता है? एबीवी के कार्यकर्ता। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर ये जो सुनियोजित अपराध हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज महिला सुरक्षा दे पाने में योगी जी अक्षम है। अब देखिएगा कि 27 में भारतीय जनता पार्टी और योगी की विदाई पूरी प्रदेश की जनता करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगेश यादव के घर गए हुए थे मुलाकात करने के लिए। एनकाउंटर को लेकर आपके सहयोगी दल जो हैं समाजवादी पार्टी, तमाम अखिलेश यादव सवाल कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जातिवाद की जो राजनीति है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। योगी जी जो हैं वो जाति देखकर गोली चलवा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि जो मुख्य आरोपी होता है वो सरेंडर होता है और कुछ ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये आज की घटना नहीं है, ये पहले भी जो इनका कार्यकाल था तो उसमें फेक एनकाउंटर की एक फेयर लिस्ट जारी की गई थी। और ये ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हर उस जाति में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं माफिया हैं। मुझे लगता है कि योगी जी पे कितने मुकदमे थे, केशव प्रसाद मौर्य जी पे कितने मुकदमे थे, ये अपने मुकदमे तो वापस ले लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि यादव समाज के लोग गुंडे हैं, मुसलमान समाज के लोग गुंडे। तो इससे स्पष्ट है कि इनकी मंशा क्या है। ये पोलराइजेशन करने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन प्रदेश की जनता को आपका चेहरा दिख गया है। अभी उन्होंने लोकसभा में आपको आईना दिखाया है, 27 में आपको उत्तर प्रदेश से विदा करके हम लोग दम लेंगे। 24 के चुनाव में देखा गया, इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में दिखी और जीत भी हासिल की आपने। उपचुनाव में कितनी सीटों की तैयारियां हैं, कितने सीटों पर कांग्रेस तैयारियां कर रही है? देखिए, हम लोग उपचुनाव में हमारा इंडिया अलायंस 10 सीटों पर तैयारी कर रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जब चुनाव घोषित होगा और हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि हम लोग कहाँ चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उपचुनाव में हम लोग 10 सीटों पर इंडिया अलायंस चुनाव जीतेगा। निश्चित तौर पे जनता जो है वो अब इंडिया अलायंस को समर्थन कर रही है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि 27 में हम लोगों की सरकार बनेगी। कांग्रेस की कितनी सीटों पर मांग? देखिए, हम लोगों तो मिल बैठ करके तय कर लेंगे। देखिए, कभी भी कोई भी सीट शेयरिंग की बात ऑन स्क्रीन नहीं बताई जाती है और हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। मुझे लगता है कि हम लोग अभी 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा हम लोगों को मान्य होगा।